अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एस नॉलेज। फ्रेंड्स, कल हमने ग्रुप वन के इंग्लिश पेपर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसके थर्ड पार्ट में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो एमसीक्यूज थे वो सॉल्व किए थे। आज हम ग्रुप टू के हवाले से जो ऑब्जेक्टिव टाइप में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से जो एमसीक्यूज गिवन थे आज हम उनको सॉल्व करते हैं। एंड द सेंटेंस इज स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। और आपके पास जो ऑप्शंस थी विन, विंस, विल विन एंड मे विन। सो बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, एक सेइंग है। और कल हमने ये कहा था कि जो सेइंग्स होती हैं, जो प्रोवर्ब्स होती हैं, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए लिखी जाती हैं। लिहाजा प्रोवर्ब्स के अंदर कोई पास्ट या फ्यूचर टेंस हम इस्तेमाल नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है कि हर ज़माने में उन कहावतों के मीनिंग सेम रहते हैं, क्योंकि वो जिन क्वालिटीज़ को डिपिक्ट कर रही होती हैं, वो जिन क्वालिटीज़ की तरफ, जिन एक्टिविटीज़ की तरफ या उसमें जो बात बयान की जा रही होती है वो हर ज़माने में वैसे ही रहती है। सो हम इस सेंटेंस को जब सॉल्व करते हैं, स्लो एंड स्टडी, स्लो सुस्त रफ्तार, स्टडी का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाज, कि किसी भी ज़माने में, पास्ट में, फ्यूचर में या प्रेजेंट में एक ऐसा इंसान जो जल्दबाज ना हो, आराम से, सुकून से, सब्र के साथ अपना काम करने वाला हो। एंड स्टडी, स्टडी का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाज, के अपने काम में वो डटा रहे। तो ऐसा इंसान जो है आगे उसका हम एक्शन लिखेंगे और द रेस, के वो कोई भी दुनिया की रेस जो है वो जीत जाता है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें हम विल यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज सिंगुलर नाउन्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। सेकंड ऑप्शन इज गुड, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया गया है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि वो रेस जीत जाता है, कि सुस्त रफ्तार और मुस्तकिल मिजाज इंसान रेस जीत जाता है। सी ऑप्शन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें नज़र आ रहा है और ये ऑप्शन भी गलत होगा। और उसके बाद एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब मे का इस्तेमाल है, उसके बाद विन, तो ये भी यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सेकंड सेंटेंस वाज इफ आई हैड नॉट फॉलन इल आई डैश द एग्जामिनेशन। ये एक सेंटेंस है जो कि टू पार्ट से मिलकर बनाया गया है। फर्स्ट पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम इफ आई हैड नॉट फॉलन इल, उसके बाद एक कॉमा लगा के इसको सेपरेट कर दिया गया है और उसके बाद एक सेंटेंस है जिससे पहले कोई इफ का यूज़ नहीं किया जा रहा। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस, आई डैश द एग्जामिनेशन। सो कल के लेक्चर में भी हमने ये कहा था कि जितने भी सेंटेंसेस जिसमें इफ़ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल की जाती है उन तमाम सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की ही टाइप होती है। सो कंडीशनल सेंटेंसेस हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस हिस्से में हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक कंडीशन मौजूद होती है, जैसा कि इस सेंटेंस में भी गिवन है इफ़ आई हैड नॉट फॉलन इल, कि अगर मैं बीमार ना हो चुका होता, आई डैश द एग्जामिनेशन, तो मैं इम्तिहान देता या इम्तिहान ना देता, जो भी आगे फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी हम उसको देखेंगे। तो बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस जिनमें हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं वो तीन टाइप के जो है वो यूज़ किए जाते हैं। टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 में हम उनको डिवाइड करते हैं। तो हमें सबसे पहले इस बात की पहचान होनी चाहिए कि ये किस टाइप का कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है। तो उसके बाद हमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो एक पार्ट में इस्तेमाल की गई है उसको एनालाइज करते हुए हम सेकंड पार्ट की जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो इजीली जो है वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने डिवीजन की है कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 2 एंड कंडीशनल टाइप 3, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये जो सेंटेंस है वो किस कंडीशनल में लिखा गया है। कंडीशनल टाइप 1 में इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है, हम टेंसेस की बात कर रहे हैं। और मेन क्लॉज जिसमें इफ क्लॉज नहीं आती, जो रिजल्ट के तौर पे सेंटेंस आ रहा होता है, उस सेंटेंस में हम विल, शेल, मे या कैन का एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और उनके बाद हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये है कंडीशनल टाइप 1 जो सेंटेंस हमने कल सॉल्व किया था। कंडीशनल टाइप 2 में अगर टाइप 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने पास्ट में चलते जाना है,
तो कंडीशनल टाइप 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और विल, शेल, मे, कैन से विल वुड में, शेल शुड में, मे माइट में, कैन कुड में, और उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। और जब हम कंडीशनल टाइप 3 में जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस से, कि हम दूर के माजी या माजी बाईद की बात कर रहे हैं, और उसी तरह से वुड के साथ, शुड के साथ, माइट और कुड के साथ हम हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि हमें सेंटेंस में जो इफ वाला पार्ट है वो हमें कंप्लीट दिया गया है और मेन क्लॉज में हमें ब्लैंक गिवन है, तो सबसे पहले हम जो इफ वाला पार्ट है उसको एनालाइज करते हैं कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। इफ वाले पार्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज किया गया है और फॉर्म ओवर फॉलन, जो कि थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, फॉल, फेल एंड फॉलन, और ये इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हम ये जानते हैं कि हैड हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में नजर आता है, कि आप गुजरे हुए ज़माने में एक काम के मुकम्मल होने का जो है वो जिक्र करते हैं, और एक ऐसा कंडीशनल जो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया हो, कि एक ऐसी शर्त जो बहुत ही गुजरे हुए ज़माने में लगाई गई हो, तो अब उसका जो वाक़े होना है, अकर करना है, वो बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती हैं जो टाइम गुजरने के बाद उनका दोबारा होना नामुमकिन होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा टाइप है जिसकी इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस मौजूद है। सो थर्ड टाइप हम देखते हैं कि इफ क्लॉज में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस नजर आता है, जो कि यहाँ पर भी लिखा गया है, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो मेन क्लॉज है आई डैश द एग्जामिनेशन, उसमें क्या होगा, मेन क्लॉज में टाइप 3 के अंदर हम लोग वुड, शुड, माइट या कुड वगैरह के साथ हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन है जो इस पे पूरा उतरती है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं हैव पास, तो ये जो है टोटली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो वुड, शुड, माइट या कुड से स्टार्ट होनी चाहिए, जबकि ये हैव से स्टार्ट हो रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो कंडीशनल है ये पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब की मैचिंग ही नहीं है। बी ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो विल हैव पास्ड, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन में हम शेल हैव पास्ड, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हमें शेल या विल या हैज हैव नजर नहीं आ रहा है। तो सेंटेंस मेन क्लॉज का आपका वुड, शुड या माइट या कुड से स्टार्ट होना चाहिए। डी ऑप्शन में आप देखते हैं, जी हाँ, वुड भी मौजूद है, हैव भी मौजूद है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी मौजूद है। सो हम ये कह देते हैं कि जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल है। एंड नाउ द थर्ड सेंटेंस, एंड द सेंटेंस इज लेट अस डैश आवर ड्यूटी। और उसमें ऑप्शंस में हमारे पास पहली ऑप्शन है डू, सेकंड ऑप्शन इज डिड, थर्ड ऑप्शन इज डन एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू डू। तो अगर हम सेंटेंस की तरफ गौर करते हैं तो आपको ये नज़र आता है लेट अस। जब भी हम फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं लेट अस, इसका मतलब ये है कि आओ हम सब मिलकर। तो आप एक तरह की सजेशन दे रहे होते हैं, एक तजवीज़ दे रहे होते हैं, एक मशवरा दे रहे होते हैं, पिकनिक मनाएं, पार्टी करें, खेलें कूदें, खाना खाएं। सो लेट अस का जो सेंटेंस है या वर्ड है, ये आपको बताता है कि आप एक सजेशन जो है वो दे रहे हैं। और ये सेंटेंस कौन सा है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, कि जिसमें हम कमांड्स का, रिक्वेस्ट्स का, फॉरबिडेंस का जिक्र करते हैं, कि जिसमें आप सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली उसे ऑर्डर कर रहे होते हैं, डायरेक्टली एडवाइस कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो सजेशन देने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का ही पार्ट होते हैं। तो एक बात आपको फिर ये भी पता होनी चाहिए कि जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें मोस्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से फिक्रा शुरू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। डू नॉट टेल अ लाई, आप किसी को नसीहत कर रहे हो या बात से मना कर रहे हो कि झूठ मत बोलो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम लोग कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे हम एक सजेशन देते हैं, आओ खेलने चलते हैं, लेट्स प्ले द गेम, और इसके साथ साथ आओ चाय पीते हैं, लेट अस टेक टी। तो आप एक सजेशन जब दे रहे होते हैं तो उसमें हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ये तो है पहला जो पॉइंट है जिसमें आपने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली देखना है।
दूसरी चीज आप ये देखें, ये एक वर्ब भी है, और कौन सा वर्ब है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। लेट, लेट का मतलब जो है वो ऑप्शन देने के लिए, इजाज़त के मानों में, एडवाइस के मानों में, सजेशन के मानों में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आ रहा है आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस। तो अगर हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू या लेट, तो उनके बाद आपको याद होगा कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। सो हमें सेकंड क्लू भी मिलता है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है जो मैच करती है। तो चलिए, हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही फर्स्ट फॉर्म मिल गई है, डू, किसी काम का करना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेट अस डू आवर ड्यूटी, आओ अपना काम करें, आओ अपना फर्ज पूरा करें। सेकंड ऑप्शन में डिड गिवन है, और जो डिड है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, सो यहाँ पर ये सूटेबल नहीं है। सी ऑप्शन में डन लिखा गया है, डन जो है ये थर्ड फॉर्म है डू की, डू, डिड, डन। ये इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है, और कभी भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैड का इस्तेमाल करते हैं, या विल हैव, शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म से पहले, या फिर हम इसको पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, तो उस सूरत में भी हमें हेल्पिंग वर्ब दरकार होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है टू डू। टू डू जो है वो एक इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव को एज इट इज अगर हमने इस्तेमाल करना हो तो उससे पहले भी हमें एक फॉर्म वर्ब लाजमी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू डू माई ड्यूटी, आई वॉन्ट टू डू के टू डू अगर हमने लगाना है तो उससे पहले भी हमें एक फॉर्म वर्ब चाहिए कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। सो जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो वर्बल्स होते हैं, टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगा के इन्फिनेटिव बनाते हैं और उनको बतौर वर्ब के या उनको बतौर हम नाउन के भी इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हमने ये वाली फॉर्म लगानी होती तो उससे पहले भी हमें एक फॉर्म ऑफ दरकार होती, या हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव वगैरह भी हम लगा सकते हैं। आई हैव टू डू, मुझे करना है। सो ये वाली फॉर्म भी यहाँ पर सूटेबल नहीं है। सो वी विल सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन एज दिस इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर दिस फिल इन द ब्लैंक। एंड नाउ द फोर्थ सेंटेंस, डिड ही गेट हिज हेयर डैश। बालों के कटवाने से मुतालिक ये सेंटेंस लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज कट्स, सेकंड ऑप्शन इज कट, थर्ड ऑप्शन इज कटिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू कट। अब हम सेंटेंस को एनालाइज करते हैं कि वो किस टेंस में लिखा गया है। हमें हेल्पिंग वर्ब डिड ये बताता है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट में लिखा गया है। अगर आपका टेंस पास्ट इंडेफिनेट में है तो आप उन तमाम ऑप्शंस को इग्नोर कर देंगे जो इसके अलावा किसी और टेंस में है। फॉर एग्जांपल, ये कटिंग है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस में है, जिसको भी हम डिडक्ट कर देते हैं। टू कट, इससे पहले हमें किसी ना किसी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है कि एक्चुअल एक्शन करने से पहले आई वांट टू कट, आई डिसाइड टू कट, आई प्लान टू कट। तो यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी वर्ब नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम इन्फिनेटिव को भी इग्नोर कर देंगे क्योंकि एक्चुअली में उसने वो काम किया है। तो प्लानिंग में या थिंकिंग में या डिसीजन के अंदर वो चीज़ नहीं है। अब हमारे पास बचती हैं फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। अगर हम कट्स की बात करते हैं तो कट प्लस एस या ई एस का हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जब भी कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखा गया हो तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ जाता है और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो फर्स्ट फॉर्म को हम जो है वो इग्नोर कर देंगे, तो बाकी बचती है सेकंड फॉर्म। तो ये जो है वो यहाँ पर ठीक ऑप्शन होगी, डिड ही गेट हिज हेयर कट, कि क्या उसने अपने बाल कटवाए। एंड नाउ द लास्ट सेंटेंस इन करेक्ट यूज ऑफ वर्ब वाज यू हैड बेटर डैश इन टाइम। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज रीचिंग, सेकंड ऑप्शन इज रीच्ड, एंड थर्ड ऑप्शन इज रीच, एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू रीच। अब इस तरह का जो सेंटेंस है ये मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकता है, बिकॉज इस सेंटेंस को पहले एनालाइज करते हैं। जो सब्जेक्ट है दैट इज़ यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आ रहा है, तो हैड का इस्तेमाल जो है वो हम लोग मोस्टली करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हैड के बाद अगर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड बेटर मौजूद हो
तो ये वाला वर्ड कंबाइन फॉर्म में यूज किया जाता है, हैड बेटर। और हैड बेटर का मीनिंग क्या होता है कि जब आप किसी को वार्न कर रहे हो कि खबरदार, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि बैठ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि टाइम पर स्कूल जाओ, तो इसका मतलब ये है कि आप एक इंसान को, एक पर्सन को वार्न कर रहे होते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव नहीं होंगे। सो हैड बेहतर का अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग निकालते हैं तो इसका सिंपली ये मीनिंग बनेगा, इट वुड बी अ गुड आइडिया, कि ये एक अच्छा ख्याल होगा, या ये इस तरह से बेहतर होगा, या इस तरह से बेहतर है। तो हम हैड बेटर को जब भी कंबाइन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये आप किसी को वार्न करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद फिर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं, हैड बेटर जब भी एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किया जाता है तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का कैरेक्टर हमें बताता है, हमें हमारे ऑब्लिगेशन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ यू हैड बेटर नॉट टेल अ लाई, कि बेहतर है कि तुम झूठ ना बोलो, इट मीन्स यू शुड नॉट टेल अ लाई, कि तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो मॉडल हेल्पिंग वर्ब से भी इसकी रिजेम्बलेंस है। सो कहने से मुराद ये है कि हम हैड बेटर के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कि अगर आपने कहना है किसी को तुम्हारे लिए बेहतर है तुम सच बोलो, यू हैड बेटर स्पीक द ट्रूथ, यू हैड बेटर टू स्पीक द ट्रूथ, ये गलत हो जाएगा। तो हैड बेटर जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के मीनिंग नहीं देता। हैड बेटर कंबाइन फॉर्म में आपको वार्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग सजेशन, एडवाइस और वी कैन से रिकमेंडेशन के तौर पे हम हैड बेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपकी बात में एक वज़न होता है, आप गुस्से से या आप एक सॉलिड प्रूफ के साथ, दलाइल के साथ अगले बंदे को बात समझाने की कोशिश करते हैं। यू हैड बेटर रीच द स्कूल इन टाइम, कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि स्कूल वक्त पर पहुंचो। इट मीन्स अगर आप वक्त पर पहुंचेंगे नहीं तो आपको फाइन होगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो इन मानों में हैड बेटर इस्तेमाल होता है। तो हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यूज़ करते हैं, तो रीचिंग जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है और यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस की कोई हमें क्लू नहीं मिलता, तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब भी यहाँ पर सूटेबल नहीं है। रीच्ड एक हमें फॉर्म ऑफ गिवन थी कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि रीच्ड को आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के तौर पर भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बेटर का वर्ड मौजूद ना होता हो तो यू हैड हम उसके बाद रीच्ड यूज़ करते इन पास्ट परफेक्ट टेंस एज वी यूज थर्ड फॉर्म आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हैड। सी ऑप्शन में हमें फर्स्ट फॉर्म गिवन है और उससे पहले कोई टू मौजूद नहीं है, और जो आपका प्रोनाउन यू है उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है विदाउट एस या ई एस। तो सी ऑप्शन जो है वो हैड बेटर के बाद एज एन इन्फिनेटिव यूज़ की जाएगी। डी ऑप्शन जो कि एक मुकम्मल इन्फिनेटिव है, टू रीच, ये यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई प्लान, डिसाइड, थिंक इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं किए जा रहे। तो हमें बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू चाहिए, हैड बेटर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन टाइम। सो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। सो फ्रेंड, दीज वर द 5 सेंटेंसेस विद करेक्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो आई थिंक के ग्रुप 1 का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 पेपर, क्योंकि ग्रुप 2 में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स थी उनमें कुछ कन्फ्यूजन थी जो कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस की मदद से या बहुत ज़्यादा अगर उनकी ग्रिप है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर तो उसके बाद ही वो इन तमाम सेंटेंसेस को सॉल्व करने के काबिल हो सकते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन इंग्लिश पेपर ग्रुप 2। सो उम्मीद है आपको आज का ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।